ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड, है ना, समझ आ रही है बात। तो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान मत बनो, खतरा हो जाएगा तुम्हें भी और तुम्हारे सबको ही, है ना। तो फिर रोना स्टार्ट कर दोगे एग्जाम्स के पास। अभी टाइम है, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ो, जिस दिन नहीं पढ़ रहे हो मत पढ़ो। बट जब पढ़ रहे हो ना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, तुम्हारा दिमाग सारा वहीं पे हो, इस तरह से पढ़ो। कई बार क्या होता है 6-7 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं आउटपुट निकलता, पढ़ते रहते कुछ निकला ही नहीं। कई बार 1 घंटा इतना क्रिएटिव हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है, उसमें बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है, तो टारगेट सेट करो, आज इस चैप्टर को पकड़ना है, आज इस चैप्टर को पढ़ना है ना, उसको करके ही उठो। और वो जब तक भेजे में ना जाए तब तक। दूसरी बात, जब तक दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना, चाहे भरपेट हमने खाना खा लिया, उसको इतना फूल कर लिया, बस सारा ध्यान उसी पे है, कब पचेगा कब पचेगा कब पचेगा, ठीक है। या दिमाग में कुछ चल रहा है, कब ये काम होगा, कब ये काम होगा, कब ये काम होगा, तो पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब तक वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी ना, कोई फायदा नहीं है चीजें करने का। 3 घंटे में भाई 3 घंटे नहीं देने ना, मैं वही तो कह रही हूँ कि आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, उस टाइम पे कुछ और नहीं आना चाहिए दिमाग में। टेंशन लेके बैठ गए हो स्टडी टेबल के पास, मतलब 1.5 घंटे में तो मेरे से 2 या 3 पेज कवर हो, फिर तो डम्ब है, ठीक है। डम्ब बना लिया अपने आप को, है नहीं, अच्छा खासा दिमाग है। 5-7 साल पहले की बातें तुझे याद होंगी, है कि नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे फिट हो चुकी है सबकॉन्शियस माइंड में। इसको भी तो बिठाओ ना, ठीक है। चीजें समझ नहीं आ रही है तो पूछो, और समझ आ गई है तो हो ही नहीं सकता, भूल जाओ, है ना। मानो साइकिल चलाना सीख लिया हमने, 10 दिन ना भी चलाओगे ना, 11वें दिन चलाओगे, 1 महीने बाद चलाओगे, आराम से चला लोगे। टाइम कंज्यूम ज्यादा, मतलब बस मेन बात ये है, समझ भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, याद रह भी रहा है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कहाँ बिताना चाह रही है? जैसे मैंने ये सब्जेक्ट उठा लिया ना, तो फिर टाइम है कि मैं फिजिक्स नहीं कर पा रही, केमिस्ट्री नहीं कर पा रही, तूने बायो को सारा टाइम दे दिया। इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट खराब हो रहा है, नीट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, 100% नहीं होगा, लिखवा ले। आज नहीं होगा, साल बाद नहीं होगा, 2 साल बाद नहीं होगा, जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपका। फिजिक्स के बिना क्या नीट क्लियर हो सकता है? मतलब ही नहीं, ठीक है। एटलीस्ट 70% तो वहां से कंज्यूम करना पड़ेगा ना आपको मार्किंग, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट, बायो को नहीं देना इतना टाइम भाई, ठीक है। बायोलॉजी टीचर हूं फिर भी बोल रही हूं, टाइम नहीं लेती है बायो, बस उसको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। लगता है कि चीजें रटनी है, रटने वाली चीजें बहुत कम है, समझना पड़ेगा तुम्हें उसे। एक बार फर्स्ट लेकिन जब वो एक बार याद हो गया फिर तो 10 मिनट में भी जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, वही तो बोलती हूँ तुम्हें। एक मैंने ट्रिक बताई हुई थी, स्टार्टिंग में बताई थी, है ना। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें तुम खुद ही हो बस, एक तो वो बात बताई थी। अभी पता क्या चल रहा है, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। तो मैंने एक बात बोली थी कि तुम मुझे बता दो कि कल तुम किसका टेस्ट दोगे, और वो कल 3 दिन पहले था। वो कल कब था? 3 दिन पहले हुआ आज तक टेस्ट। उसी दिन घर जाके उसको करना था, अगले दिन खुद आके बोलना था मैम वी आर रेडी, टेस्ट ले लो। हुआ नहीं ना ऐसा, उसको पकड़ के बैठना था, करना था उसको। और मुश्किल से हार्डली मेरे को लगता है सेल डिवीजन को लर्न करने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, इवन क्वेश्चंस भी उसके अंदर हो जाएंगे। करा क्यों नहीं भाई, किसकी गलती? दिमाग में 70 चीजें लेके बैठ के पढ़ोगे ना, कोई फायदा नहीं है। उन 70 चीजों को पहले दिमाग से निकालो, ठीक है। कुछ भी लग रहा है ना ये कर लूं पहले, वो करके आ जाओ, फिर पढ़ो। बैठने लग रहा है मेरे को तो रसमलाई खा के ही आना, पहले खाओ, अदरवाइज पढ़ते पढ़ते रसमलाई याद आएगी, ठीक है। ऐसा होता है, आप अपने दिमाग के साथ नहीं खेल सकते कि उससे बड़े हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीजें तुम्हें खुशी दे रही है पहले वो कर ही लो भाई, फिर पढ़ लो। या वो ऐसी है कि करनी नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होंगी तो उसको स्टॉप करो, क्लोज लगाओ, बंद करो उसके दरवाजे। दिमाग को खाली करोगे तभी चीजें अंदर जाएंगी। 70 चीजें सोच के रखोगे तो नहीं हो सकता। मेरे साथ तो बहुत दिक्कत थी, मेरे को तो घड़ी की टिक टिक भी परेशान करती थी, तो मैंने सेल निकाल दिया उसके। ऐसा मतलब हर एक का माइंड अपने तरीके से काम करता है। और इन सालों में क्रिएटिव प्रोडक्टिव हो जाओगे तो पूरे साल तुम्हें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हम जैसे लोग क्यों यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उन सालों में ना इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी, ये ट्रुथ है। चाहे किसी को भी हम बोलते कि इसने इसकी वजह से उसकी वजह से, खुद कर सकते थे। आज भी तो अड़ रहे हैं ना चीजों के ऊपर, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसको करना ही करना है। वो जिद आ जाई है, करना ही करना है,
वो जिद उस टाइम नहीं थी। और तुम अभी से वो जिद कर लोगे फ्यूचर को लेके, फालतू चीजों को ना लेके पता लगे घर जाके मेरे को तो अब आज ही कार चाहिए, ऐसा नहीं, अच्छी चीजों को लेके, ठीक है। जो भी चीजें खरीदनी है ना वो अपने पैसों से खरीदोगे ना तो बहुत खुशी मिलती है, इंटरनल प्लेजर। और जो पेरेंट्स की कमाई से ले लिया कुछ, ठीक है थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हाँ पेरेंट्स ने मेहनत की होगी, लेकिन वो फील नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। और खरीद कर पाओगे बेटा, आप कुछ बनोगे, आप कुछ करोगे। जरूरी नहीं है कि एक चीज, मतलब एक जो चीज बेटर है वही बनना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाकी लोग भी कर रहे हैं बट उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से तुम कर सकते हो। तो वो अपना देखो कि आपको अपना आउटपुट कहां देना है। समझ आ रही है बात। और अभी बात नीट की है तो देखो बेटा, मई में एग्जाम तो हो जाएगा, वो तो किसी के लिए नहीं रुकता। रुक रहा है क्या बताओ मुझे, रुकता है तो रोक लेते हैं, चल भाई अगले देख लेंगे। साल में एक ही बार होगा, ऐसे भी नहीं तो 2 बार हो जाए, है ना। बाकी कुछ एग्जाम्स 2 बार हो जाते हैं, हमारा नीट तो एक ही बार होगा। क्या करोगे फिर, 1 साल वेट करोगे। 1 साल वेट करने के लिए पेरेंट्स तब जब बोलेंगे जब तुम्हारा स्कोर ठीक ठाक आए, लेके आ रहे हो 180 नंबर, फिर क्या करोगे, अगली बार 280 आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आते, ठीक है। और जब कंसिस्टेंसी है ही नहीं, पढ़ने की हैबिट है ही नहीं, एक जगह बैठने की हैबिट है ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट डे हमें लगता है कि इस साल तो बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी आदतें हैं ना वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, या तो उनको बदल लो, टाइम रहते हैं अभी बदल लो। समझ आ रही है बात। फन करो, ठीक है, सब कुछ करो, लेकिन अपनी फ्यूचर के साथ खेल के नहीं। इतनी से बुक है भाई, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, ये ना घोट घोट के पी जा रही तुमसे। अब तो देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देखो मुझे जरा, ये पतली सी बुक। एक बार सोचो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी, सिर्फ ये एक और एक जैसी, है ना। पहले तो अच्छी खासी मोटी थी ये, वो देख लो, उसकी मोटाई देख लो, विड्थ देख लो, और इसके देख लो, बहुत कुछ डिलीट हो चुका है ना। तो अब ये चांस है तुम्हारे पास, बेटर चांस है कि इसको फटाफट से, तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बड़े हो गए तुम, 12th पास करने के बाद हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अकल आ जाती है, मेरे को लगता है, नहीं आई तो कभी नहीं आएगी फिर वो। समझ आ रही है। अब सारे सोर्सेज हैं, किसी का प्रेशर नहीं कि ये काम करना है वो काम करना है, ठीक है। लोग ऐसे भी हैं, पता नहीं दूसरी फैमिलीज में जाके शादी करके फिर पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे जैसे नालायक लोग, है ना। तो तुम समझ लो तुम्हारे पास टाइम है, मतलब बाद में ना बहुत 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 पछतावा होता है कि हमने वो टाइम 11th 12th का टाइम क्यों नहीं कंज्यूम किया। क्लियर, ठीक है। तो भाई पढ़ लो, देखो आधा पेपर तो इसी से आना है, इसको तो खत्म करो, साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगो, केमिस्ट्री भी हो ही जाती है 11th की एज कंपेयर टू 12th। अब देखते क्या सिनेरियो रहता है, बट 11th की ज्यादा आती है। इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, हाफ हाफ का सिनेरियो रहता है, बट थोड़ा सा तो रहता है। 11th हमें लगती भी इसलिए क्योंकि 11th हम पहले पढ़ चुके होते हैं, वो इतनी अच्छे से हुई नहीं होती हमारी। 12th में फिर भी सिंसियर होते हैं बोर्ड एग्जाम्स की वजह से, ठीक है, राइट। नहीं हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, तो तुम तो कर सकते हो। चलो सबसे पहले देखो ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल क्या है, हमारी बॉडी की इकाई, बायोलॉजी का यूनिट है एक तरह से। जब भी बायो के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तुम्हें सेल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सेल, क्योंकि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, आवर बॉडी, है ना। एक एक करके ये एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तभी तो एक स्ट्रक्चर पूरा बन पाएगा, एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन पाएगा। सो सबसे पहले तो बोला कि सेल है क्या। सेल वो है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके। वायरस को हम सेल नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तभी एग्जिस्ट कर पाएगा। सो इट शुड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेला खुद में पूरा हो। अमीबा एक सेल है, एक ही सेल से बना ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो अकेला पूरा है, काफी है ना। उसके बाद परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, वो सारे एसेंशियल फंक्शन कर सके। एसेंशियल फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन यानी कि आपका पूरा न्यूट्रिशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की इसमें ज्यादा नीड नहीं होगी, एक ही सेल तो कहां ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जो डेली लाइफ प्रोसेस है वो कर सके सेल। अमीबा सब कुछ करता है, खाता है, एक्सक्रीट आउट करता है, ब्रीथ करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो ये सारे एसेंशियल लाइफ के इवेंट्स वो कर सके। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल से कम कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो सेल प्रॉपर होना जरूरी होता है। हेंस सेल इज द, सेल को हमने क्या बोला, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है,
फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद बोल रहे एंटोन वॉन ल्यूविनहुक ने सबसे पहले, ल्यूविन से मैंने याद किया हुआ, लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। डेड सेल को किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किससे किया था? पेड़ की छाल यानी कि कॉर्क, बात जो होती है, उससे सेल को डिस्कवर किया था, या इसने इन्होंने लिया था पोन से लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। ये सब पॉसिबल किस वजह से हो पाया? क्योंकि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो पाई और उसके बाद इंप्रूवमेंट हुई माइक्रोस्कोप के अंदर। हमारे पास क्या मिला? हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना इजी हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, इजी है। नेक्स्ट पार्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लेडिन एंड श्वान। एक बॉटनिस्ट था और दूसरा जियोलॉजिस्ट था। इन 1838 मैथियास स्क्लेडिन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के सेल्स को, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एट अबाउट द सेम टाइम पे थियोडोर श्वान 1839, ये ब्रिटिश में थे, जियोलॉजिस्ट थे। नीट वाले बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कौन जर्मन था, कौन जर्मन से था, कौन बॉटनिस्ट है, कौन जियोलॉजिस्ट है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। सेल थ्योरी क्या है ये नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है? तो और चीजें ही आती हैं। Studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer. सेल के ऊपर क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बताया? थियोडोर श्वान ने। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है बट फिर भी बताया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में। He also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall का होना प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है। वो आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? प्लांट सेल में। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस सभी के बेसिस पे श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। क्या बोला? कि प्लांट की बॉडी, ठीक है, क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो बॉटनी के बारे में बताएंगे, जियोलॉजिस्ट थे तो जियोलॉजी के बारे में बताएंगे। इन्होंने कंपाइल कर दिया दोनों चीजों को, क्योंकि एक बॉटनिस्ट था, एक जियोलॉजिस्ट था, दोनों को कंपाइल करते कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो या तो सेल से बना है या उनके प्रोडक्ट से बना है। क्लियर? उसके बाद श्लेडिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की, बट इनकी जो सेल थ्योरी थी वो ये नहीं बता पाई कि नए सेल्स कहां से अराइज होंगे। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस की न्यू सेल्स कहां से अराइज हो रहे हैं, दैट इज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो। किसने दिया? रुडोल्फ वर्चो ने। कब दिया? 1855 में। हमें याद करना पड़ेगा, राइट? फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, वर्ब्स दिए उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुलर, 9th क्लास में भी पढ़ा था हमने। ओमनिस सेलुला ई सेलुलर क्या कहता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वही डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स को ग्रो करते हैं। सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, सेल हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया। 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी के नाम से जानी जाती है, गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, either they are products of cells. All cells arise from pre-existing cell. So this was the definition of cell and cell theory.